नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 10 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है क्या, क्या कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं होता है, मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूं और स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूं कि कोई ज़रूरी नहीं होता है ज्वाइन करना। आजकल के समय में आप यूट्यूब से और ख़ुद के डेडिकेशन से तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरत होती है तो एक डेडिकेशन की, दूसरा फ्री इंटरनेट की, मतलब कि अच्छा खासा स्पीड वाले नेट की। यूट्यूब पर इतने कंटेंट अवेलेबल हैं यूपीएससी बीपीएससी के रिगार्डिंग अच्छे चीज़ों के बारे में कि आप आराम से घर पर बैठ कर पढ़ सकते हैं। जब तक आप डेली टारगेट डिसाइड नहीं करना शुरू करेंगे ना, तब तक आपका सेल्फ स्टडी में प्रिपरेशन संभव नहीं होता है। करना ही करना पड़ेगा, आपको डेली टारगेट करके पढ़ना ही पड़ेगा। साप्ताहिक टारगेट होना चाहिए, सप्ताह का होना चाहिए, मंथ का होना चाहिए, लेकिन होना ज़रूर चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन तभी आ पाएगा। ओके, तो ढंग से शुरू कीजिए। और आपका 30 सितंबर को एग्ज़ाम है। पहले ही बताया, कई सारे बच्चे अभी से एमसीक्यू लगाना शुरू कर। ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं आप? और आपके पास जब समय है तो थोड़ा सा सही से तैयारी कीजिए। वही वन लाइनर वाले ढर्रे पर तैयारी करेंगे तो फिर कैसे होगा? अभी से एमसीक्यू लगा कर आपका सर फट जाएगा 9 महीनों में। अभी आप पढ़ लीजिए किताबों को, बुक्स को पढ़ लीजिए, जीएस और करंट को कंप्लीट कीजिए अच्छे से पढ़कर, लिखना भी चाहिए। निबंध की तैयारी कीजिए, जीएस को पढ़िए, उसके आंसर्स को लिखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके पीछे के सवालों को लिखिए, बीपीएससी यूपीएससी प्रीवियस ईयर को लिखने की कोशिश कीजिए। वीकली जो मैं टारगेट देता हूं उसको आप पूरा कीजिए। मैं आपका मेंस तैयार करवा दूंगा अगले 3 से 4 महीनों में। जब मैं गारंटी ले रहा हूं किसी चीज़ का तो बोल तो रहा हूं ना, मैं कोई एग्ज़ाम पास करवाने के नहीं ले रहा हूं। मेंस का पेपर मैं तैयार करवा दूंगा। आज के ही पेपर में एक न्यूज़ आया है, क्या बोला है, कंज्यूमर फोरम ने बोला है कि भाई देखो, कोई भी कोचिंग वगैरह 100% सिलेक्शन की अगर गारंटी ले रहे हैं तो फ्रॉड होंगे। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं वो। आज के ही पेपर में आया, मैं दिखाऊंगा आपको न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। बोइंग 737 मैक्स, ये एक प्लेन है, प्लेन बनाती है बोइंग कंपनी, उसका मॉडल है ये। इसके तहत बहुत सारे प्लेन बनाए गए हैं, बोइंग 737। अब इसमें हुआ क्या था, आपको पता ही है कि इमरजेंसी डोर जो है वो खुल गया था। अलास्का एयरलाइन की आपने कहानी सुनी होगी। उसके बाद पूरे ग्लोबल स्तर पर इस प्लेन के जांच को शुरू किया गया कि भाई देखो, इस प्लेन को अच्छे से जांच करके कि कहीं कोई पार्ट तो मिसिंग नहीं है। तो भारत में भी जो प्लेन है ना, उसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं, जिसके बाद अब उसको चेंज किया जाएगा। और उसको चेंज करने के बाद क्या कर दिया जाएगा, सही कर दिया है। भारत में बहुत सारी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट होती, डोमेस्टिक का मतलब जैसे दिल्ली से दरभंगा, पटना या दिल्ली से बेंगलोर, जो देश के अंदर चलती हैं, उनमें मैक्सिमम तौर पर बोइंग 737 यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और देखिए, स्पाइस जेट से लेकर आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस सभी में यूज़ किया जाता है इसको। तब इसको चेंज कर दिया जाएगा। और इसमें क्या न्यूज़ बताऊं मैं, ये तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगला जो न्यूज़ है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंडियन सिटीज़ आर फार फ्रॉम क्लीन एयर टारगेट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अभी मैं दिखाऊंगा, ये पूरा प्रोग्राम समझाऊंगा मैं। एनसीएपी क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 2019 ईस्वी में। बताया गया था कि 2017 ईस्वी की तुलना में हम 40% कम से कम एयर को साफ़ कर देंगे 2026 में। क्या बोला गया था? 2017 ईस्वी की तुलना में 2026 में, यानी कि 10 वर्षों में, कितना वर्ष हो गया, 10 वर्षों में हम क्या करेंगे, 40% तक हम पॉल्यूशन कम कर देंगे। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। सरकार बड़े बड़े वादे तो कर लेती है, और इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारत की जनता, सभी लोग मिलकर हम क्या कर रहे हैं, अपने एयर, पानी, हर चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। नदी को हमने ख़राब कर लिया। नदी तमा अब देख ही रहे हो क्या नाले में बदल गई है, यमुना से लेकर गंगा तक। उसके बाद से एयर की तो कंडीशन आप देख ही रहे हैं। बोलने के लिए लोग बोलते हैं दिल्ली में प्रदूषण है, जबकि पॉल्यूशन तो पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन में है गुरु, शुरू से लेकर अंत तक। कहाँ तक जाएंगे आप? बिहार के पटना, कोलकाता तक चले जाइए, पूरा पॉल्यूटेड शहर हो गया है। मुंबई, जिसके बारे में यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि महानगर में जो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, इसमें दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड क्यों रहती है? यूपीएससी ने सवाल पूछा था, मेंस में सवाल पूछा था। पता है इसका आंसर क्या था? कि ये तीनों जो हैं ये समुद्र तट के शहर हैं, इसलिए पॉल्यूटेड कम रहते हैं। लेकिन अब यूपीएससी का वो सवाल ही गलत हो गया है। कोलकाता भी पॉल्यूटेड रहता है और मुंबई भी पॉल्यूटेड हो गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चेन्नई पॉल्यूटेड अभी भी उतना नहीं हुआ है, लेकिन चेन्नई में वाटर की क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, पानी की।
लेकिन वहाँ के सरकार ने और वहाँ के लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पानी के मैनेजमेंट को बताया। और इसका हम एग्जाम्पल हमेशा पढ़ते हैं केस स्टडी में कि वाटर मैनेजमेंट में चेन्नई से बेहतर अभी कोई नहीं चल रहा है देश में। तो देखेंगे इसको। खैर देखिए, अभी ये न्यूज़ क्या आया है कि हमने जो रखा हुआ एम 2026 तक हम साफ़ सुथरा कर लेंगे, उसमें कुछ भी हमें ऐसा सकारात्मक पहल तो दिख नहीं रहा है कि 2026 तक हमारी जो वायु है वो साफ़ हो जाएगी। हाँ, अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कुछ आपको कम ज़रूर दिखेगा, बाकी कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं आया है जिसको हम सुधार वाकई माने, है ना। और अगर मुझसे पूछेंगे तो इसके लिए सुधार केवल साफ करने से नहीं होगा। सुधार कहाँ से होगा? पॉलिसी मेकिंग से होगा। आपको एग्रीकल्चर में पैटर्न में सुधार करना पड़ेगा। आपको पराली का प्रबंधन जब तक आप सही से नहीं करेंगे, गाड़ियों को पेट्रोल डीजल ईंधन से बदलकर इलेक्ट्रिक पर नहीं लाएंगे, तब तक तो आप भूल जाइए कि ये पॉल्यूशन की समस्या ख़त्म होने वाली है। ख़ास तौर से पराली की समस्या, क्योंकि गाड़ी तो आम दिनों में भी चलती है शहरों में, लेकिन जितना वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है उतना हवा के कारण साफ़ हो जाता है, लेकिन पराली के कारण अतिशय हो जाता है ना। और उस 3-4 महीनों के बाद फिर एयर की कंडीशन पूरी बिगड़ जाती है 6 महीने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में अभी डिटेल बताऊंगा। और आज एक और पृथ्वी विज्ञान संबंधित एक डिटेल योजना है, उसके बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा और न्यूज़ है आपके लिए। एक और देखिए क्या है, एक और देखिए यहाँ पर क्या है। कथकली के लिए आर्टिस्ट जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। कथकली कहाँ का नृत्य है ये आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। कथकली आर्टिस्ट गेट रेडी टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एट अहमदाबाद एयरपोर्ट ट्यूसडे। आप मुझे ये बताएंगे कथकली कहाँ का आर्ट है। और आपको मैं आज भारत और यूएई के संबंधों के बारे में भी बताऊंगा। क्यों बताऊंगा भाई, क्यों चर्चा में है? तो देखिए, गिफ्ट सिटी गुजरात अहमदाबाद क्या है, तो वहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम शुरू किया गया। वाइब्रेंट गुजरात आपको पता ही क्या है, जैसे बिहार निवेशक समिट हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले, वैसे ही वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम भी है गुजरात गवर्नमेंट का। और मोदी जी का जो पॉलिटिकल कैरियर आप देखते हो, पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जो उनका राजनीतिक जीवन आप देखते हो, उसमें वाइब्रेंट गुजरात का जितना योगदान है उतना और किसी चीज़ का योगदान नहीं है। इसी के आधार पर उन्होंने अपनी एक छवि बनाई। किसके तौर पर? तो एक लीडर के तौर पर छवि बनाई जो राज्य को बिल्कुल बदल के रख देता है, इस तरह की छवि उन्होंने बनाई थी। वाइब्रेंट गुजरात हर साल आयोजित होता है। इसमें बहुत सारे निवेशक आते हैं और गुजरात में निवेश की बातचीत होती थी। इस बार यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं जायद अल नाहयान, उनका नाम देखा आपने, वो उनका शॉर्ट नेम है, उनका असली नाम उससे ही बड़ा है। तो वो आए हैं, उनका स्वागत हुआ है और उसी के दौरान ये कथकली नृत्य वगैरह भी किया गया। रोड शो हुआ एयरपोर्ट से और जहाँ तक वो गए वहाँ तक। उसके बारे में भी आज हम लोग व्यापारिक संबंध भारत और यूएई, इसका भी देखेंगे हम लोग ध्यान से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और न्यूज़ कौन सा है। देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अब तक की सबसे बड़ी योजना है ये। इस योजना का क्या नाम है बंधुओं? इसका नाम है पृथ्वी विज्ञान योजना, इसका नाम ही है। और ये बड़ा स्कीम है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा। पीटी मेंस दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दी है। इस योजना में वर्तमान में चली आ रही 5 उपयोजनाओं को शामिल किया है, यानी कि एक अम्ब्रेला योजना हो गई। इसके तहत अलग अलग योजनाओं को हमने डाल दिया है, जिसका लक्ष्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में सुधार लाना, सोशल और पर्यावरण आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य होगा। अभी मैं समझाऊंगा, डिटेल में समझ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मंत्रिमंडल ने संयुक्त रूप से एक लघु उपग्रह विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच एक समझौते को भी मंजूरी दी है। कल मंत्रिमंडल का बैठक हुआ जिसमें इस योजना को भी मंजूरी दी गई। उसके अलावा मॉरिशस के साथ रिसर्च इनोवेशन काउंसिल की स्थापना की जाएगी, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। ओके, चलिए देखिए क्या है। अब मंत्रिमंडल ने जो मॉरिशस वाला निर्णय दिया उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस योजना को देखेंगे। भारत और मॉरिशस के बीच 1980 के दशक के सहयोग का इतिहास रहा है। जब इसरो ने मॉरिशस में एक ग्राउंड स्टेशन की स्थापना की थी। इसरो का एक ग्राउंड स्टेशन कहाँ पर है?
मॉरिशस में है, जिसका उद्देश्य अपने प्रक्षेपण वाहन तथा उपग्रह मिशन के लिए ट्रैकिंग व टेलीमेट्री संबंधी सहायता प्राप्त करना है, जो उपग्रह वगैरह प्रक्षेपित करती है इसरो। तो अगर आप मॉरिशस का लोकेशन देखेंगे तो हिंद महासागर में फार साउथ में है, यहाँ पर मेडागास्कर के थोड़ा सा ऊपर, है ना। तो यहाँ से इसरो के सैटेलाइट वगैरह को ट्रैक करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए इसरो ने वहाँ पर ग्राउंड स्टेशन एक स्थापित किया हुआ है। अब आज के योजना पर आ जाते हैं। पृथ्वी विज्ञान योजना आखिरकार क्या है? देखिए, वर्ष 2021 से 2026 की अवधि के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ये व्यापक योजना है। कब से कब तक? 2021 से 2026 तक के लिए शुरू किया गया, 5 वर्षों के लिए। इस वर्तमान में चली आ रही 5 उपयोजनाओं को शामिल किया गया है। पहला योजना कौन सा है? अक्रॉस, वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली तथा सेवाएं। इसी का फुल फॉर्म क्या है? अक्रॉस, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज एक्रॉस इसको नाम दिया गया है। ये भी योजना इसी के तहत शामिल कर दिया गया है। ये वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान से संबंधित है, रिसर्च से संबंधित है। ओ स्मार्ट पहल क्या है? तो ये देखिए क्या है, ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ओ स्मार्ट पहल भी इस योजना के तहत शामिल है। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत निम्न में से कौन कौन सी उपयोजनाओं को शामिल किया गया है? वहाँ पर ओ स्मार्ट, एक्रॉस और ये पेसर, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी दे देगा। ये सब पूछ लेगा कि पेसर, ओ स्मार्ट और एक्रॉस चर्चा में था हाल ही में, ये किससे संबंधित है? तो ये योजनाएं हैं अलग अलग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। पेसर क्या है? ध्रुवीय विज्ञान तथा क्रायोस्फीयर अनुसंधान के लिए इस योजना को चलाया गया है। सेज भूकंप विज्ञान व भू विज्ञान से संबंधित योजना है। एक सेज हो गया सेस्मोलॉजी, एक हो गया पोलर साइंस को लेकर, एक हो गया ओशियन को लेकर, एक हो गया एटमॉस्फेयर को लेकर। एक एटमॉस्फेयर को लेकर हो गया, एक समुद्र को लेकर हो गया, एक किसके लिए हो गया? तो एक पोलर को लेकर हो गया, पोलर ध्रुवीय विज्ञान, पोलर साउथ और नॉर्थ पोल, और एक कौन सा हो गया? भूकंप को लेकर हो गया। ये 4 योजनाओं को मुख्य रूप से इसमें शामिल किया गया है। और भी कुछ है तो नीचे देखते हैं। इस योजना में 6 गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें भूकंपीय निगरानी इस योजना में सेज में, माइक्रो जनरेशन शामिल है। सेज का लक्ष्य भूकंप की निगरानी, पृथ्वी के ठोस घटक पर अनुसंधान को सुदृढ़ करना, ये इसका मुख्य रूप से सेज योजना का उद्देश्य होगा। सेज किससे संबंधित है? तो सिस्मोलॉजी से जुड़ा हुआ योजना है। ये भूकंप संबंधी जांच वगैरह को बढ़ावा देगा, ये रिसर्च को बढ़ावा देगा। रीच आउट अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण व आउटरीच। पृथ्वी योजना व्यापक रूप से, अगला भी है, अगला है पृथ्वी योजना व्यापक रूप से भू विज्ञान के 5 घटक वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल व जीव मंडल की देखरेख करती है। अब आपको समझ में आ गया कि ये योजना क्या है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर के लिए भी इसमें डाला गया है, जलमंडल ओशियन के लिए भी है, भूमंडल के लिए भी है, हिममंडल यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल की बात कर रहा है, जीव मंडल के लिए भी इसी में योजनाओं को शामिल किया गया है। अगला कौन सा है? इस समग्र दृष्टिकोण का उद्देश्य समझ को बढ़ाना और देश के लिए विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना इसका रखा गया है। अब समझ में आया आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की क्यों ये योजना इंपॉर्टेंट है। जल, थल, अग्नि, आकाश सब कुछ इसमें शामिल है भाई। पंचतत्व तो सारे शामिल है इसमें, लगभग में पंचतत्व तो नहीं है, मैंने जो योजना बताया वही है, उसको ध्यान रखिएगा। सेज योजना, पेसर योजना, ओ स्मार्ट पहल और एक क्रॉस पहल, ये सब के सब किससे संबंधित हैं? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजनाएं हैं जो अलग अलग चीज़ों से संबंधित है। ए फॉर एटमॉस्फेयर, ऐसे ध्यान रखिएगा। ओ फॉर ओशियन, पी फॉर पोलर, एस फॉर क्या हो जाएगा? सिस्मोलॉजी। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए उद्देश्य क्या है। पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतकों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, हिममंडल और पृथ्वी के ठोस भाग के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए है। पृथ्वी के प्रणाली में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगा? तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलेगा, इसीलिए हम इससे संबंधित योजना ला रहे हैं। मौसम, महासागर, जलवायु संकट को समझने, उनका पूर्वानुमान करने, जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग सिस्टम का विकास किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए क्या है। नई घटकों और संसाधनों के खोज की दिशा में पृथ्वी के ध्रुवीय तथा उच्च समुद्री क्षेत्रों की खोज करना। उच्च का मतलब यहाँ पर हाई सी रखिएगा। हाई सी का मतलब क्या होता है? गहरा सागर। जैसे ये भारत देश है तो यहाँ से खूब दूर, हिंद महासागर में कोई दूर का जगह हाई सी, जो बिल्कुल ही मानवीय हस्तक्षेप से दूर होता है, वहाँ मछुआरे वगैरह भी नहीं जाती हैं, वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ भी नहीं होता। और हाई सी उसमें रिसर्च करने के लिए मुख्य रूप से यूज किया जाता है। वहाँ पर संसाधन का भरपूर मात्रा में पाया जाता है हाई सी में, है ना।
सामाजिक अनुप्रयोग के लिए समुद्री संसाधनों की खोज, संधारणीय मतलब कि सस्टेनेबल दोहन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना। देखिए, संसाधन की खोज करना और उसको सतत तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से क्या करना, उसको उपयोग करना। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से प्राप्त ज्ञान वो अंतर्दृष्टि का सामाजिक, सोशल, पर्यावरण और आर्थिक लाभ हेतु सेवाओं के रूपांतरण में इसका उपयोग किया जाएगा। भारत के लिए लाभ क्या है? पृथ्वी, चक्रवात, बाढ़, हीट वेव, ग्रीष्म लहर, भूकंपीय जैसे प्राकृतिक आपदाओं को उन्नत चेतावनी सेवाएं प्रदान करता है। लेकिन भूकंप के लिए आज भी भविष्यवाणी करना संभव नहीं हो पाया है मनुष्य के लिए। ओके, जिससे त्वरित तथा प्रभावी आपदा प्रबंधन की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त यह योजना भूमि, महासागर दोनों के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान सुनिश्चित करती है, सुरक्षा बढ़ाती है, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में संपत्ति के नुकसान को कम करती है। अगर हमें पहले ही पता है कि कौन सा आपदा आने वाला है तो उससे क्या होगा, हम उस आपदा को बहुत ही अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर सकेंगे, रोक सकेंगे, उससे बच सकेंगे, अपने लोगों को बचा सकेंगे। आपको याद है और एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब उड़ीसा में बहुत ही भीषण चक्रवात आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। भीषण चक्रवात अब भी आते हैं, लेकिन अब उसमें लोगों की जान नहीं जाती है। क्यों नहीं जान जाती है? क्योंकि हमें पहले से पता होता है, एक एक पल पल की जानकारी होती है कि चक्रवात किस दिशा में बढ़ रहा है। इसके कारण से हम क्या करते हैं, अपने लोगों को पहले ही वहाँ से निकाल लेते हैं, जिससे क्या होता है, जान माल का नुकसान कम होता है। सामान का नुकसान तो होता ही है, पेड़ पौधे उखड़ते ही हैं, घर वगैरह तो टूटते ही हैं, और संपत्ति का नुकसान, लेकिन जान का नुकसान नहीं के बराबर होता है। कैसे हुआ ये चीज़ प्रगति, कैसे हमने प्रगति की? सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कब थी? तो 2000 ईस्वी के आसपास, है ना, और 2023 चल रहा है। पिछले 23 सालों में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा विकास तो कर ही लिया कि क्या किया हमने, लोगों के जान बचा पा रहे हैं चक्रवात जैसी चीज़ों से। ये आपको समझ में आ रहा है? ये जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं इसरो के द्वारा, या इतने सारे रिसर्च सेंटर पर भारत सरकार खर्च क्या करती है, क्यों करती है? लोगों के जान बच जाते हैं उससे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है आपके लिए। अगला न्यूज़ बड़ा ही ऐतिहासिक है और आपके पीटी फैक्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जब डील वगैरह क्लियर हो जाएगा तब मैं डील वगैरह को भी डिस्कस कर दूंगा, है ना। देखिए है क्या, दरअसल में हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत बार गए हैं यूके, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री जी 22 वर्षों में कोई भारत का रक्षा मंत्री है जो कहाँ गया है, तो यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर गया है, ब्रिटेन उसकी यात्रा पर गए हैं। 22 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है। नहीं तो इससे पहले प्रधानमंत्री ने तो यात्रा की है, लेकिन रक्षा मंत्री ने नहीं यात्रा की थी। 22 वर्षों से समझ सकते हैं आप। तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है पीटी एग्जामिनेशन में कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने 2 दशक के बाद किस देश की यात्रा की। तो इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। बीपीएससी का तो फेवरेट है भाई, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। और बाकी इसके जो डील वगैरह हैं वो भी आने वाले समय में हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आपका पीटी मेंस दोनों से संबंधित है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। एसके प्रोजेक्ट है, स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, बहुत ही बड़े स्तर पर बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अलग अलग देशों में लगाया जाता है, जिससे क्या होगा, और ये सभी टेलीस्कोप एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर काम करते हैं। ये सारे के सारे मिलकर काम करने से क्या होता है, ये एक बहुत बड़े लार्ज सिंगल टेलीस्कोप के तौर पर काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट का, एसके प्रोजेक्ट का क्या भारत हिस्सा है? बिल्कुल, हमेशा से हिस्सा रहा है। भारत सरकार इसका हमेशा से हिस्सा रही है और भारत में रेडियोलॉजी, रेडियो वेव को लेकर और बहुत ज़्यादा रिसर्च भी होता है, जिसका सेंटर अपना पूना में है। नैनीताल, ऊटी, इन सभी जगहों पर भी अलग अलग टेलीस्कोप लगाए गए हैं। लेकिन अभी क्यों चर्चा में है? इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्मली ज्वाइन द स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट, एन इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन वर्किंग टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। एक साइंटिफिक कोलैबोरेशन है 10 देशों के बीच में। 10 देशों का मैं नाम दिखा दूंगा, पीडीएफ में मैं नाम दे भी दूंगा। पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। 299 में आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहता है लिंक, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक रहता है, इंस्टाग्राम रहता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ओके, और आप जब ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको पीडीएफ रेगुलर मिलेगा। नोट नहीं बनाना पड़ेगा आपको। क्या इसका नोट्स बनाना चाहिए? अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो ज़रूर बनाइए इसका नोट्स, ये आपके पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा, ठीक ना। तो देखिए, अभी भारत सरकार इसको फॉर्मली ज्वाइन करना चाहती है
और ज्वाइन तो वैसे बहुत पहले से इसका हिस्सा है, लेकिन अब टेलीस्कोप के तहत भी इसमें ज्वाइन करना चाहती है और इसमें और भी अपना कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने जा रही है। कैसे बढ़ाने जा रही है? अब तक भारत जो है इसका मेंबर तो था, लेकिन फुल मेंबर का स्टेटस उसको नहीं मिला हुआ था, अब वो भी मिल जाएगा और फाइनेंशियल भी मदद करेगा। भारत सरकार इसे 1250 करोड़ रुपए इम्प्रूव भी कर दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। द डिसीजन टू ज्वाइन SKA एज ए फुल मेंबर इंश्योर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन येट अनदर इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट इन द मोस्ट एडवांस एरिया ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के मामले में ये दुनिया का सबसे एडवांस साइंस प्रोजेक्ट है SKA प्रोजेक्ट। अब भारत सरकार इसका हिस्सा बनने जा रही है। याद कीजिए 2019 ईस्वी को क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले हुआ था ब्लैक होल की तस्वीर खींची गई थी, याद कीजिए। वो इसी सब प्रोजेक्ट और इन्हीं टेलीस्कोपों के माध्यम से संभव हो पाता है। दुनिया भर के सारे टेलीस्कोपों को जोड़कर एक टेलीस्कोप के तौर पर यूज किया गया और उससे ब्लैक होल की तस्वीर को बनाया गया था, खींचा गया था। तो ये आपको पता था, लेकिन ये नहीं पता था SKA प्रोजेक्ट क्या है ना। अब देखिए आगे क्या है इसमें। क्या भारत इसी एकमात्र साइंटिफिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है वर्ल्ड लेवल पर? नहीं, भारत ने LIGO प्रोजेक्ट क्या है तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। क्या होता है ये? LIGO एक वेधशाला है, एक लेबोरेटरी है जिसमें ग्रेविटेशनल वेव का अध्ययन किया जाता है। सामान्य भाषा में इतना जरूर ध्यान में रखिएगा, हम इस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, याद कीजिए, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के सीमा के पास स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वेधशाला लेबोरेटरी, जहां पर कोलाइड करके ये देखने की कोशिश की जा रही है कि पृथ्वी का निर्माण के समय कौन सी घटना घटित हुई होगी। उस प्रोजेक्ट का भी भारत हिस्सा है और अब इस प्रोजेक्ट का भी भारत संपूर्ण रूपेण फुल मेंबर स्टेटस के साथ हिस्सा बनने जा रहा है। क्या भारत में रेडियो एस्ट्रोनॉमी को लेकर, रेडियो एस्ट्रोनॉमी होता क्या है? मतलब अंतरिक्ष का अध्ययन करना रेडियो के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू, अलग अलग जो वेव आते हैं उसको ऑब्जर्व करना पृथ्वी पर बैठे बैठे और उसके आधार पर चीज़ों का अध्ययन करना। सामान्य भाषा में समझिएगा। क्या भारत ने इसमें कुछ भी काम किया हुआ है? बहुत काम किया हुआ है भारत में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी इज समथिंग इन विच इंडिया ऑलरेडी हैज़ हाईली डेवलप्ड कैपेबिलिटी। भारत के पास अच्छा खासा है। जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप नियर पुणे इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रेडियो टेलीस्कोप है दुनिया का, जो अपने कहाँ पर लगा हुआ है? अपने पूना में। और रेडियो टेलीस्कोप जब भी लगाया जाता है तो उसका ध्यान में रखा जाता है कि ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ पर इंसानी आबादी थोड़ी सी कम हो या थोड़ा सा दूर हो वो इंसानी रिहायशी इलाका से। तो पूना के बीचों बीच शहर में स्थित नहीं है, शहर में इसका ऑफिस ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेटरी जो होता है वो थोड़ा सा दूर स्थित है शहर से। इसी प्रकार से जहाँ पर आबादी थोड़ी सी कम होती है, नैनीताल, ऊटी, ये सब घूमने की जगह हैं, लेकिन यहाँ पर आबादी भी इनकी कम है। तो ऐसी जगहों पर पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है, तो ऐसी जगहों पर लगाया गया क्या? इसको लगाया गया है। उसके बाद से क्या है कि भारत ने इसको कब से ज्वाइन किया हुआ है SKA प्रोजेक्ट को भाई? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द SKA प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम द इट्स इंसेप्शन। मतलब 1990 में जब ये शुरू हुआ था ना, तब से भारत इसका करीब में हिस्सा बना हुआ है। काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया है SKA प्रोजेक्ट के बारे में। अब SKA प्रोजेक्ट में 10 मेंबर और कौन कौन हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है इसके बारे में बता देता हूँ। क्या है ये SKA प्रोजेक्ट क्या है? तो ये एक क्या है तो एक स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, जिसमें दुनिया भर में बड़े बड़े टेलीस्कोप को स्थापित करके एक सिंगल जाइंट टेलीस्कोप के तौर पर काम किया जाता है और एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष और स्पेस संबंधी जो घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से पृथ्वी पर बैठे बैठे। क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। आसान था ये, कुछ कुछ फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कितने बड़े स्थापित किए गए हैं उन सब चीज़ों पर नहीं जाना हमें, ओके, क्योंकि वो विशुद्ध रूप से आपका वन लाइनर फैक्ट हो गया। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, SKAO एक नया अंतर सरकारी संगठन है जो रेडियो खगोल विद्यालय को समर्पित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रिटेन में। ओके, वर्तमान में SKAO में 10 देशों के संगठन शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड, UK शामिल है। इसमें कौन कौन? तो यही सब देश शामिल है। ओके, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है।
अगला न्यूज़ आप लोगों के लिए है, जिनको थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा पसंद है उन्हीं के लिए है। क्या है, ओडिशा रेड एंड चटनी गेट्स जीआई टैग। ओडिशा के जो लाल चींटी होती है ना, पेड़ पर आपने देखा है लाल चींटी, उसकी चटनी बनती है उसको जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा जो लोग जाइएगा तो कभी टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा और मुझे भी बताइए कैसा लगता है खाने में। रेड एंड चटनी को जीआई टैग दिया गया है। चलते हैं अगले न्यूज़ पर। देखिए अगला न्यूज़ क्या है, ये रहा अगला न्यूज़ कि मोदी होल्ड्स रोड शो विथ यूएई प्रेसिडेंट इन गुजरात, ओपन्स ग्लोबल ट्रेड समिट। ग्लोबल ट्रेड समिट कहाँ पर हो रहा है, तो गिफ्ट सिटी गुजरात। ठीक है, कौन आए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। कौन है ये, तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। अब पिछले साल बीपीएससी ने आपसे शरारत करके क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या पूछा था, बीपीएससी ने पूछा था कि यूएई जो है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, अब यूनाइटेड जब है इसका मतलब है कि यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे राज्य मिलकर बने हैं। उसने इन राज्यों के नाम पूछ लिया था आपसे, लेकिन क्या वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएई या सऊदी अरब के राज्य को याद करें? बिल्कुल भी नहीं। वो आपका आईक्यू टेस्ट कर रहा था जिसमें आप फेल हो गए। ऑप्शन आपने ढंग से पढ़े नहीं। ऑप्शन में कहीं पर कतर का नाम लिखा हुआ था, कहीं पर बहरीन का नाम लिखा हुआ था, कहीं पर शारजाह का नाम लिखा हुआ था। शारजाह आपको पता है क्या है, यूएस, ये तो सऊदी अरब में है शारजाह। यानी कि 3 ऑप्शन कतर, बहरीन और शारजाह, ये तो एलिमिनेट कर देना था। एक ही ऑप्शन था जिसमें आप आंसर मारते। तो थोड़ा सा आईक्यू का इस्तेमाल ज़्यादा किया कीजिए। यूएई के क्या पढ़ने हैं सारे के सारे, बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं इसके सारे, है ना। हम क्या करेंगे, तो हम भारत और यूएई के इकोनॉमिक रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो बेहद इंपॉर्टेंट है और ये इकोनॉमिक टाई के लिए ही आए हैं। भारत थोड़ा बहुत निवेश करेंगे। अमीर आदमी देश में आते क्या करेगा, निवेश करेगा, बात खत्म। तो भारत और यूएई के थोड़ा सा सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको ज़रा देख लीजिए ध्यान से क्योंकि यहाँ से मेंस में सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है ना। भारत संयुक्त अरब अमीरात सीएपीए दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा मैं समय लेकर आपको समझाऊं क्या। देखिए, आपके देश में कोई सामान बना 100 रुपये का, आपके देश में श्रम मजदूरी सब कुछ मुनाफा मिलाकर ये बाज़ार में सामान आया है, 110 रुपये का सामान आया है। चीन के यहाँ पर चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, समझिएगा ज़रा ध्यान से समझिएगा, चीन के यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ है, बहुत ही अच्छा है। चीन ने आप एक दिन में एक सामान का उत्पादन कर रहे हो या 4 सामान बना रहे हो, चीन एक दिन में 10 सामान बना रहा है मान लीजिए, और वो भारत पहुँच रहा है कितने में, 80 रुपये में पहुँच रहा है। 20 रुपये का कस्टम ड्यूटी लगा दिया तो 100 रुपये कीमत हो गई। सेम सामान, इंडियन सामान भारत के ही बाज़ार में 110 रुपये का बिक रहा है। सेम सामान भारत के बाज़ार में चीन से आयातित करने के बाद 100 रुपये का बिक रहा है। पैसा जहाँ पर आता है वहाँ पर देशभक्ति थोड़ा सा लोग भूल जाएंगे, 100 रुपये का चाइनीज़ सामान उठाकर ले आएंगे इस पर, जबकि हमने 20 रुपये का क्या किया हुआ है, कस्टम लगाया हुआ है। तब जाके ये क्या हुआ है, तो 100 रुपये का सामान हुआ है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता क्या है, दरअसल में देखिए, भारत में बना कोई सामान 100 रुपये का, उसको यूएई भेजा गया। यूएई ने बोला कि जब हम दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि हम उस पर कस्टम और बाकी चार्जेस नहीं लगाएंगे, निर्बाध आवाजाही होगी सामानों की। भारत यूएई के मार्केट में कितने रुपए का बिकेगा, ये 100 रुपये का बिकेगा। अब यूएई के इस मार्केट में चीन का भी सामान आ रहा था, मान लीजिए चीन का सामान चला चीन से 100 रुपये, लेकिन यूएई ने उस पर 20 रुपये का क्या किया, कस्टम ड्यूटी लगा दिया। यूएई के मार्केट में 120 रुपये का हो गया। किसका सामान खरीदेंगे यूएई के लोग, भारतीय सामान खरीदेंगे क्योंकि सस्ता है, 100 रुपये का सामान है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि भारत में अगर कोई वस्तु बन रहा है तो यूएई में निर्बाध रूप से आवाजाही होगी, उसकी कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा कस्टम नहीं होगा, कोई ज़्यादा चीज़ों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम चीन के साथ क्यों नहीं कर लेते हैं, कभी आपने सोचा है? क्योंकि चीन से हम ज़्यादा सामान खरीदते हैं। अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चीन के साथ कर लिया तो हमारा घरेलू उद्योग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कभी नहीं करेंगे। हम किसके साथ करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लेंगे, यूएई के साथ कर लेंगे, अभी ब्रिटेन के साथ ही बात कर रहे हैं हम, जहां पर हम बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। इनमें वस्तु,
सेवा, निवेश, आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र में भी व्यापार शामिल है। CEPA 1 मई 2022 को लागू हुआ था। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उम्मीद है कि 5 वर्षों के भीतर वस्तु और मानव द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य $100 बिलियन अधिक व सेवाओं में व्यापार $15 बिलियन अधिक हो जाएगा। आपने कभी सोचा है कि अरेबियन कंट्रीज भारत से क्या खरीदते हैं? कभी आपने सोचा है? तो अरब जो देश है ना, वहाँ पर रेत है, वहाँ पर खेती नहीं होती है, तो भारत से सब्जी, ताज़ी सब्जियाँ, फल, दूध, उसके बाद से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे बहुत ज़्यादा जाते हैं। चावल, गेहूँ, ये सब चीज़ें कहाँ पर जाता है? तो सबसे ज़्यादा अरेबियन कंट्रीज हम यही भेजते हैं, है ना। उसके अलावा सेवा भी है। सॉफ्टवेयर उद्योग हमारा जो है वो अरेबियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बेचता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम बेचते हैं, फार्मास्यूटिकल से लेकर केमिकल्स तक, है ना। अगला देखिए क्या है मुख्य विशेषता। भारत में सम्मिलित व्यापार में सम्मिलित वस्तुएं। CEPA भारत और UAE के बीच में किया जाने वाले व्यापार से 80% अधिक उत्पादों के लिए अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करता है। भारत और UAE के बीच में 80% जो व्यापार 80% वस्तुएं जो होंगी उस पर लगभग में CEPA को हमने लागू किया। 20% पर अभी भी हमने लागू नहीं किया है। हमने बोला कि इसको रहने दो, इस पर हम थोड़ा बहुत कस्टम एक दूसरे देश पर लगाते रहेंगे, जिससे एक दूसरे देश को नुकसान ना हो, है ना। भारत को विशेष रूप से रत्न, आभूषण, बहुत सारे आभूषण, दुनिया में हमसे अच्छी ज्वेलरी कोई नहीं बनाता है। कपड़ा, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि, लकड़ी के उत्पादों, इंजीनियरिंग गुड्स, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात को अपने निर्यात पर टैरिफ में कमी करने या उन्मूलन से लाभ होगा। इन सभी क्षेत्रों पर टैरिफ में कमी किया है किसने? तो UAE ने किया है। लेदर इंडस्ट्री, लेदर में भी हम अच्छा खासा हमारी पकड़ है और हम पूरी दुनिया भर बेचते हैं। इसके अलावा मांस उद्योग, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मांस उद्योग में भी हमारी अच्छी खासी पकड़ है और दुनिया भर में मांस विक्रेताओं में हम प्रमुख बनाते हैं। इसका भी ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। व्यापार में सम्मिलित सेवाएं। अब सेवाएं कौन कौन सी हैं? जैसे व्यवसायी सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण, इंजीनियरिंग संबंधी सेवाएं, वितरण, शैक्षणिक सेवाएं, पर्यावरण, वित्तीय, सब कुछ शामिल है। इसमें भी हमने CEPA को लागू किया है। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में एक दूसरे से सेवा प्रदाताओं के लिए बाजार तक बेहतर पहुँच की पेशकश की है और बेहतर पहुँच हो भी गया है। निवेश। CEPA भारत और UAE के बीच सीमा पार निवेश के लिए उदार व गैर भेदभावपूर्ण व्यवस्था प्रदान करता है कि उदार होकर हम एक दूसरे देशों में क्यों न निवेश करें और संबंधों को अच्छा करें। दरअसल हम देखिए हो क्या रहा है, अरेबियन कंट्री जो है ना, इनको ये चीज़ पता चल गया है कि आने वाले 50 से 60 सालों में दुनिया की इकॉनमी 180 डिग्री बिल्कुल टर्न हो जाएगी। कैसे टर्न हो जाएगी? तेल और कोयले से निर्भरता पूरी पृथ्वी चाह रही है कि ख़त्म कर दिया जाए। अब जिस इकॉनमी का तेल ही ऑक्सीजन हो, उस इकॉनमी के लिए क्या होगा? इसलिए अपनी इकॉनमी को वाइब्रेंट बना रहे हैं। आप देखेंगे कि सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें एक शहर बसा रहे हैं, वो लंबी ऐसे शहर, है ना, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के शहर का निर्माण क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि वो अलग क्षेत्र की तलाश कर रहे हैं। पूरा उनका इकॉनमी अभी डिपेंडेंट है तेल के ऊपर, तो तेल से जब मांग कम हो जाएगा तो उनका इकॉनमी तो गिर जाएगा। अब इससे बचने के लिए अलग अलग सेक्टर्स की ओर देख रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ संबंधों को कायम कर रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे हैं, खुद को टूरिज्म के तौर पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इसीलिए आपको इन देशों में देखने को आजकल मिल रहा है। सहयोग के कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, निवेश व संरक्षण संवर्धन है, उसके बाद से व्यापार तकनीकी बाध्यताएं पर भी हमने सहयोग किया है, स्वास्थ्य स्वच्छता व फाइटोसैनिटरी उपाय पर भी है, विवाद निपटान पर भी है, बहुत सारे चीज़ों पर हमने बातचीत की है। UAE को देख ही सकते हैं आप, कहाँ पर है ये? तो ये रहा UAE, छोटा सा, इसकी राजधानी कैपिटल है अबू धाबी, दुबई इसका सबसे बड़ा शहर है, दुबई, है ना। अगला देखिए क्या है, व्यापार। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सबसे बड़ा कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कभी USA रहता है, कभी चीन रहता है, तीसरे नंबर पर UAE का नाम आता है। ओके, 2021 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कारोबार 68.4 अरब डॉलर का था और 2023 में तो बढ़ ही गया है। FDI संयुक्त अरब अमीरात 2000 से सितंबर 2022 तक 22 वर्षों में 15,179 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी FDI प्रवाह के साथ भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत का 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है ये। संयुक्त अरब अमीरात को होने वाले प्रमुख भारतीय निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, आभूषण, मशीनरी, उपकरण, रसायन, लोहा सब कुछ शामिल है, मांस वगैरह सब कुछ शामिल है ना। आयात UAE से हम क्या क्या लेते हैं? तो कच्चा तेल इसमें प्रमुख होगा, सोना, मोती, कीमती पत्थर, धातु अयस्क, धातु स्क्रैप, रसायन, विद्युत मशीनरी आदि शामिल है जो हम UAE से खरीदते हैं। व्यापार संबंधों पर संयुक्त अरब अमीरात का क्या प्रभाव पड़ा है? तो देखिए यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार पर 2022-2023 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वाणिज्य में रिकॉर्ड वृद्धि हासिल हुई है। क्यों? क्योंकि हमने CEPA को
साइन कर लिया है। यह वित्त वर्ष 2022 के 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 16% का ग्रोथ हुआ है। आपको लग रहा होगा मैं सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ रहा हूँ। भारत और यूएई का रिलेशन CEPA के कारण से चर्चा में है। आपसे नितांत जरूरी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या है होता है CEPA और किस प्रकार से CEPA ने भारत और यूएई की इकोनॉमी पर प्रभाव डाला है, व्यापार पर प्रभाव डाला है। तो प्रभाव यही है जिसमें आपको आंकड़ों के साथ लिखना पड़ता है। आंकड़े नहीं देंगे तो हवाई बातें होती है। 16% की ग्रोथ हुई है, बस इतना भी अगर आप लिख देंगे तो भी वो इनफ होता है आपके जवाब को प्रमाणिकता देने के लिए। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात को भारत से निर्यात, भारतीय निर्यात 28 अरब डॉलर से बढ़कर 31.3 अरब डॉलर हो गया है। उपयुक्त समान अवधि में प्रतिशत के संदर्भ में 11.8% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही। कहाँ पर? तो भारतीय निर्यात में। इस अवधि के दौरान भारत के वैश्विक निर्यात में 5.3% की वृद्धि हुई है। यदि यूएई को छोड़ दिया जाए तो भारत का वैश्विक निर्यात 4.8% की दर से बढ़ा है। यानी कि यूएई के साथ जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है। वे क्षेत्र जिनमें निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई है: खनिज ईंधन, विद्युत मशीनरी, रत्न आभूषण, ऑटोमोबाइल, आवश्यक तेल, इत्र, प्रसाधन सामग्री, सौंदर्य और त्वचा देखभाल के जो सामग्री होते हैं ये हमने काफ़ी सारे एक्सपोर्ट किए हैं। कहाँ पर? तो यूएई को। अब अगला जो न्यूज़ था नेशनल स्वच्छ वायु कार्यक्रम, अब उसको डिस्कस करेंगे हम लोग और ये आपका आखिरी न्यूज़ होगा। इसे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? देश की हवा को स्वच्छ करने के लिए। यह देश में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लक्ष्य के साथ इसको लॉन्च किया गया था। 2017 के साथ आगामी 5 वर्षों में भारी 10 माइक्रोमीटर या उससे कम के PM टन के कण पदार्थों, महीन कणों 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम के PM 2.5 के कण पदार्थ के कंसंट्रेशन में कम से कम 20% की कमी लाने का प्रयास किया गया था और 2026 तक का हमने रखा था कि 40% हम कम कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है क्या? कहीं कुछ नहीं हुआ है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने वाले 132 शहर शामिल हैं। इनकी पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की गई है। 132 शहरों की पहचान करके उनमें एयर पॉल्यूशन को कम करना था। लक्ष्य पता चल गया, योजना पता चल गया। कितने शहर हैं? 132 शहर हैं। क्या करना है? तो PM 10 और PM 2.5 के कणों को कम कर देना है एयर से। मुख्य रूप से नुकसान वही पहुंचाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने वाले शहरों वे शहर हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में विफल रहे हैं। ओके। NAAQS वायु प्रदूषण के रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत CPCB द्वारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषण के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक होते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? वायु गुणवत्ता का मानक निकालते समय UPSC ने PT में पूछा था कि इस योजना के तहत कौन कौन से वायु गुणवत्ता का मानक को तय किए जाते हैं, किस किस पॉल्यूशन की बात की जाती है। तब उनके नाम जरा से ध्यान से सुन लीजिए। PM 10 की हम लोग बात करते हैं, PM 2.5 की SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 ओजोन, लेड सीसा, बेंजीन, बेंजोपाइरेन, आर्सेनिक वो निकेल शामिल है। इन सभी को हमने वायु पॉल्यूटेंट के रूप में माना हुआ है। इस योजना के तहत हमें इन सब पर काम करना था, इनको कम करना है, इनके ध्यान रखना है इनके नाम। ओजोन जो होता है, जमीनी ओजोन जो होता है, ये पॉल्यूटेंट होता है, प्रदूषक होता है। और आसमान में जो ओजोन है, हमारे वायुमंडल में जो ओजोन है, वो क्या करता है? तो UVs को रोकता है पृथ्वी पर आने से। इसको ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। बार बार मैं कह रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो कह रहा हूँ ना। PM 2.5 और PM 10 के लिए देश की वर्तमान वार्षिक औसत निर्धारित सीमा 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। 2017 में प्रदूषण का स्तर सुधारने को आधार मानते हुए NCAP ने 2024 से प्रमुख वायु प्रदूषक PM 10 और PM 2.5 को 20 से 30% करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। कब किया था? 2024 तक के लिए। कौन सा ईस्वी चल रहा है? 2024 चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है। इसीलिए तो ये आया था, इसीलिए ये न्यूज़ आया था भाई, कि आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी 2017 में, लेकिन दिख तो रहा नहीं है।
हालांकि सितंबर 2022 में केंद्र ने लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में 40% कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया। वही बात है कि अगले सेमेस्टर से बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, अगले साल बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। इस बार का पीटी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ऐसा करते हैं अगले साल का पीटी देते ही नहीं है, 2 साल आगे का डेट रखते, उस साल हम अच्छे से तैयारी करके देंगे। वही हाल हो रखा है केंद्र सरकार का। 2024 तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो 2026 तक हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे, 2026 में हम लोग पूरा कर लेंगे। आपको यही बताना था मुझे कि इसका 2 लक्ष्य निर्धारित किया गया था। एक किया गया था 2024 तक के लिए, लेकिन उसको एक्सटेंड कब कर दिया केंद्र सरकार ने, जब देखा कि नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अभी पॉलिटी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले साल देंगे एग्जाम, तो 2026 तक के लिए कर दिया गया है। काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही डेट को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही 2025 का भी सितंबर का वेट करना पड़ेगा आपको। पढ़िएगा अच्छे से थोड़ा सा, है ना। सुधारों का आकलन 2020-21 की शुरुआत से शहरों के सुधारों की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत वार्षिक औसत PM10 एकाग्रता में 15% या उससे अधिक की कमी और वार्षिक स्तर पर स्वच्छ वायु के दिनों की संख्या में कम से कम 200 तक अपेक्षित की जा रही है कि कम से कम 200 दिन साल में लोगों को स्वच्छ वायु मिल जाए। जीने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हवा, पानी मूलभूत चीज़ है, और भोजन, यही तो चाहिए होता है ना। भोजन आपका प्रदूषित है क्योंकि जल प्रदूषित हो गया है। पानी आपका प्रदूषित है क्योंकि प्रदूषित कर दिया है, हमने किया है, आपने, मैंने किया है। सरकार से भी ज़्यादा जनता की गलती है, सरकार की भी गलती है, सारे नालियों को जोड़ दिया नदियों से। हवा प्रदूषित कर दी, हवा, पानी, भोजन तीनों ही दूषित मिल रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी कम अपर्याप्त माना जाएगा, परिणाम स्वरूप मामले में वित्त पोषण की कमी की जा सकती है। NSCPA का प्रभाव क्या होगा लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में? सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी क्लीन एयर द्वारा NCAP के 4 वर्ष के प्रदर्शन के विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला गया कि केंद्र, शहरी स्थानीय निकाय, शहर के जो लोकल बॉडीज होते हैं, राज्य प्रदूषण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 131 शहरों में केवल 38 नियंत्रण बोर्डों ने अपने वार्षिक प्रदूषण में कमी के लक्ष्य को प्राप्त किया। 131 शहरों ने साइन किया था कि इस पर हम करेंगे तो हम करेंगे, है ना। 38 लोगों ने ढंग से तैयारी की है। 131 बच्चे आए थे क्लास से पढ़ने के लिए, 38 ने अच्छे से पढ़ाई की है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको? डेडिकेशन जरूरी होता है गुरु। 38 शहर मात्र ऐसे हैं जिन्होंने मानकों को लागू करने का प्रयास भी किया है। ठीक है, सुझाव क्या है? CERA जो किसी शहर प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोतों को सूचीबद्ध और प्रमाणित करता है, ये एक संस्था है, के अनुसार 37 शहरों ने स्रोत अवलोकन संबंधी विश्लेषण पूरा कर लिया है। मतलब कि 37 शहरों ने कहां से पॉल्यूशन आ रहा है उसका विश्लेषण तो कर लिया, एनालिसिस कर लिया उसका। हालांकि इनमें से अधिकांश रिपोर्ट आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है, लोगों को नहीं बताया गया है इस रिपोर्ट के बारे में। इन जांच के निष्कर्षों का उपयोग कर किसी भी शहर की कार्य योजना में कोई संशोधन नहीं किया गया था। ठीक है, पूत के पाँव पालने में दिख रहे हैं, पालना छोड़िए, पूत तो बड़ा हो गया फिर भी दिख रहा है। 2017 में शुरू किया गया था। इसका मतलब पता है क्या होता है? मैं किसी भी सरकार को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा काम कभी नहीं करता। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो जो इस हवा में हम सांस ले रहे हैं ना, वो भी प्रदूषित हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जिस पानी को हम पी रहे हैं वो भी प्रदूषित हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। जिस भोजन को हम खा रहे हैं ना, वो भी प्रदूषित है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम बस बैठ के राम भजन करते रहते हैं, जिससे हमारे हवा, पानी और जल का सुधार नहीं होगा। समझिएगा थोड़ा सा। CERA का अनुमान है कि भारत को वर्ष 2024 तक 1500 निगरानी स्टेशन NCAP लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 300 से अधिक मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता होगी। पिछले 4 वर्षों में केवल 180 स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ये सब खामियां हैं कुछ, इस खामियों को ध्यान में रखिएगा। कितना सफल हुआ है अब उस पर आते हैं। दोनों पक्षों को हम लोग कवर करेंगे, एक पक्ष का भी नहीं कवर करवाता हूँ मैं, अब दूसरा पक्ष कवर करते हैं। सरकार ने कुछ तो काम किया होगा भाई, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ नहीं काम किया है। NCAP ट्रैकर वायु प्रदूषण नीति में सक्रिय 2 संगठन की एक संयुक्त परियोजना है जो 2024 के स्वच्छ वायु लक्ष्य को प्राप्त करने की निगरानी कर रहे हैं। गैर प्राप्ति शहरों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वर्ष 2022 में सबसे प्रदूषित रही, लेकिन दिल्ली के 2.5 स्तर 2019 की तुलना में 60% से अधिक का सुधार हुआ है। 7% का ग्रोथ देखा गया है वायु के प्रदूषण में। ये भी सही है, कुछ से तो कुछ अच्छा है, कुछ तो हुआ है अच्छा, पॉजिटिव चीज़ें भी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। 2022 के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित सूची में अधिकांश शहर सिंधु गंगा मैदान से थे। 2019 में सबसे प्रदूषित 10 शहरों में से 9 वर्ष 2022 में अपने PM 2.5 और PM 10 सांद्रता को कम किया है। 10 जो प्रदूषित शहर हैं उनमें से 9 शहरों ने
अपने पीएम को कम करने की कोशिश की है, कोशिश करते रहना होता है। रिजल्ट आपको आज न कल तो जरूर मिलेगा। 10 एनसीएपी शहर और 15 नॉन एनसीएपी शहर ऐसे हैं जिन्होंने लगभग समान संख्या के साथ अपने वार्षिक पीएम 2.5 का स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। इससे पता चलता है कि एनसीपीए की कम प्रभावशीलता के साथ नॉन एनसीपीए शहरों के प्रदूषित होने की संभावना अधिक है। मतलब कि ऐसे शहर जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, उनका भी प्रदूषित होना जारी है और वो ज़्यादा प्रदूषित हो रहे हैं, उनको भी इस कार्यक्रम के तहत शामिल करना चाहिए था। कौन कौन से पहल भारत सरकार कर रही है, तो एक सफ़र ऐप जरूर रखिएगा अपने फ़ोन में। सफ़र ऐप आता है, उसको जरूर रखिएगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है भारत सरकार ने। जो सूचकांक किसके आधार पर जारी किया जाता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन कौन से प्रदूषकों को शामिल किया गया है। पीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PM 2.5, PM 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन व कार्बन मोनोऑक्साइड को वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक इंपॉर्टेंट है गुरु, इसीलिए बता रहा हूँ इतना रट के इसको जोर जोर से। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भारत सरकार ने चलाया है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए BS6 वाहनों को बढ़ावा दे रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन और इवन नीति भी हो सकती है। फेम इंडिया 1, फेम इंडिया 2 हो सकता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना हो सकती है। बहुत सारे काम भारत सरकार कर रही है। जनता के तौर पर भी आपको काम करना चाहिए और गाड़ी छोड़कर मेट्रो या बसों का सहारा लेना चाहिए। अपना गाड़ी मत चलाइए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।